दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं नवजीवन, नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज की साझा पेशकश। पिछले 2-3 दिनों में पंजाब में काफ़ी कुछ हुआ है और पहली बात तो ये कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला हुआ है, उसको अगर आप देखें कि मैच तो हुआ, उसके बाद खिलाड़ियों ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और इस बीच खबर आई कि पंजाब में जो गुरु पर्व के मौके पर जो जत्था सिखों का जाता है बॉर्डर पार पाकिस्तान, उसे जाने की अनुमति केंद्र सरकार की तरफ से नहीं दी गई। तो पंजाब में इसको लेकर के सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है और इसी बीच जब राहुल गांधी बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए पंजाब के कुछ इलाकों में पहुंचे थे, जैसे गुरदासपुर और तमाम इलाके जो बाढ़ से काफ़ी प्रभावित हैं, रावी उफान पर है, वहाँ पर उनको रोकने की कोशिश हुई पीड़ितों से मिलने के लिए और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजा वरिंग ने जो दावा किया कि गृह मंत्री अमित शाह ने फ़ोन करके कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से ये रिक्वेस्ट की कि वे राहुल गांधी को नदी पार करके जाने और पीड़ितों से मिलने से एक तरीके से मना करें कि वो न जाएँ। तो काफ़ी कुछ हो रहा है पंजाब की राजनीति में और आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन में एक समय आम आदमी पार्टी थी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने ये कह दिया कि वे इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब संसद का पिछला सत्र था, वहाँ पर हमने देखा कि संजय सिंह और संदीप पाठक जैसे नेता इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे और तमाम मोर्चों पर हिस्सा ले रहे थे। हमारे साथ नेशनल हेराल्ड के कंसल्टिंग एडिटर हरजिंदर सर हैं, उनसे पंजाब की राजनीति को समझेंगे क्योंकि उत्तर भारत की जो पूरी राजनीति है, पंजाब, हिमाचल और आप जब उत्तर भारत कह देते हैं तो आप समझ लीजिए कि पूरा जो भारत का ऊपरी सिरा है। तो उसमें सर हमें ये समझना है कि जो पंजाब में हो रहा है, उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि भारत-पाकिस्तान के मैच के बाद जिस तरीके से सिखों की तरफ से जो धार्मिक लोग हैं, जो जाना चाहते हैं गुरु पर्व के मौके पर, उन लोगों ने जो सरकार पर आरोप लगाए हैं, मुख्यमंत्री ने भी बयानबाजी की है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि आपने जितनी भी चीज़ें बताई, बाढ़ वाली बात भी जो कल राहुल गांधी के साथ हुआ, और ये जो यात्रियों का, सिख यात्रियों के जत्थे को जाने से रोकने की बात है, ये दोनों ही चीज़ों में एक चीज़ और जुड़ी हुई है जो इसकी अंडर करंट की तरह चल रही है। वो ये है कि करीब 1.5 साल बाद पंजाब का विधानसभा चुनाव है। तो इस मौके पर हर कोई चाहता है, हर पार्टी ये चाहती है, और खासकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी तो चाहते ही हैं कि अपने तरह से इसको भुनाएं, और वो इसकी कोशिश लगातार कर रहे हैं। ये जो मामला है सिख यात्रियों के वहां जाने का, ये आप ध्यान रखें कि 1974 में एक समझौता हुआ था कि 3000 सिख यात्री हर साल गुरु नानक देव के बर्थडे पर, यानी जिसको प्रकाश उत्सव कहते हैं, उस दिन वहां पे जाएंगे ये। और 74 में हुआ है, उसके बाद लगातार वो जा रहे हैं। इसका कोटा फिक्स है, पंजाब से कितने जाएंगे, दिल्ली से कितने जाएंगे, अन्य राज्यों के कितने होंगे, तो उस तरह से चलता है। और 15 सितंबर के आसपास, क्योंकि हर साल की प्रोसेस है, तो तारीखें बिल्कुल तय हैं कि 15 सितंबर के आसपास लोग अपनी अर्जी देनी शुरू कर लेते हैं, बल्कि कई बार तो 15 सितंबर लास्ट डेट होती है अर्जी वो की। तो इस बार वो मौका आता, उसके पहले गृह मंत्रालय ने ये कह दिया कि भाई जो स्थिति है सीमा पर, उसको देखते हुए हम नहीं जा सकते हैं। अब इसमें एक बात ध्यान रखिए कि 74 से अब तक बहुत कुछ हो चुका है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का एक चरम हमने देख लिया है, वो हुआ है। पंजाब का जो आतंकवाद है उसका दौर भी हमने देखा, कारगिल युद्ध भी हुआ, और इससे पहले एक और जो था वो सर्जिकल ऑपरेशन इसी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया था। तो किसी भी मौके पर ये यात्रा नहीं रोकी गई थी, इसको चलते रहने दिया गया। तो इस बार ऐसा क्या है कि आपने अचानक ही उस यात्रा को रोक दिया? उसके वजह, अभी मैं पंजाब की राजनीति कह रहा था, उसकी ज्यादा बड़ी वजह जो है वो बिहार का चुनाव है, जो बहुत पास में है। तो जिस तरह का रुख बीजेपी अपना रही है, उस रुख को दिखाना चाहती है बार बार कि देखो हमने ये रुख बनाया, हमने पाकिस्तान के खिलाफ ये किया, हमने ये किया, टीम को भेज दिया खेलने के लिए और ये कहा कि हाथ ना मिलाइएगा।
यानी अगर मुझे लगता है सिख यात्रियों को भेज दिया जाता तो शायद उनसे कहते कि पाकिस्तानी के लोगों से बात मत कीजिएगा या उनसे हाथ मत मिलाइएगा। ये सब अजीब चीजें हैं और बहुत वैसी चीजें हैं। अब ध्यान दूसरी तरफ भी देना होगा कि एक करतारपुर साहिब कॉरिडोर है, डेरा बाबा नानक से निकलता है, आधा किलोमीटर दूर है, जी जहाँ पे जी। सिख यात्री जाते हैं, जहाँ पे गुरु नानक देव का इंतकाल हुआ था, जहाँ उनका निधन हुआ था। तो वहाँ पर तीर्थ यात्री जाते हैं और उसके लिए वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं होती, एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट होता है, बस उसी के आधार पर जाने देते हैं। और वो यानी सुबह जाना है और शाम को लौटना है, वहाँ ठहरने वगैरह वगैरह का भी वो नहीं है। तो वो बंद हो गया है क्योंकि बाढ़ आ गई है दोनों जगह, डेरा बाबा नानक जहाँ पे कल राहुल गांधी गए भी थे, और उस पार पाकिस्तान के करतारपुर साहिब में भी बाढ़ आ गई थी, तो वो बंद कर दिया गया। अब ये सरकार उसको खुलने देगी या नहीं, ये इसकी तरफ भी नजर रखनी होगी। मुझे लगता है कि एक बहुत लंबी प्रोसेस चली थी, उसके बाद किसी तरह से ये एक कॉरिडोर बना था कि कुछ तीर्थयात्री जाना चाहें वहां जा सकते हैं। तो ये अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊं, इसी साल अप्रैल में अमृतसर में एक सिख कॉन्फ्रेंस हुई थी। तरह तरह के सिख जो थे, मतलब तरह तरह के, मतलब भारत के ही नहीं, दुनिया भर के दूसरे देशों के भी सिख जो थे वहां पहुंचे थे, और उन्होंने ये कहा था कि हमें जो है, मतलब सिखों को पाकिस्तान के गुरुद्वारों के दर्शन की फ्री एक्सेस दी जाए, कि वो जब चाहें तो अपना वीजा लगवा के वहां जाए। और ये अनुरोध था पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान ने तो इस पर कुछ नहीं किया, भारत ने जो एक्सेस थी वो बंद कर दिया। जबकि अभी बहुत तरह के दूसरे इशू हैं। जैसे मैं बताऊं कि बहुत से लोग अभी ये मांग करते हैं कि पाकिस्तान के चकवाल डिस्ट्रिक्ट में एक शिव का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे कहते हैं कटास राज मंदिर। वो बहुत खूबसूरत मंदिर हाँ है। ये जरूर है बिल्कुल। कि उसकी उसकी देख रेख बहुत अच्छी नहीं हुई है, तो वो उतना अच्छा लगता नहीं है, मतलब उतना धूमिल पड़ गया है, लेकिन वो बहुत अच्छा मंदिर है। तो बहुत से लोगों का कहना है कि उसको भी खोला जाए, शिवरात्रि पे या ऐसे मौकों पे वहां पे हिंदू तीर्थ यात्रियों को भी जाने का मौका दिया जाए। लेकिन ये सब हुआ नहीं। ये सब समझ में नहीं आया मुझे कि क्यों इसकी कोशिश नहीं होती, क्या हो रहा है, और जो हो रहा था उसको बंद कर दिया गया। तो ये अजीब चीज है। क्रिकेट आप खेलने दे रहे हैं क्योंकि वहां पे दूसरी तरह की कमाई है, दूसरी तरह की चीजें हैं, उसमें भी आप तरह तरह के पेंच लगा रहे हैं कि खिलाड़ी हाथ नहीं मिलाएंगे और बात नहीं करेंगे और क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये अजब है। तो मुझे लग रहा है ये फैसला किसी मतलब का नहीं है ये, और बीजेपी के लिए आत्मघाती भी हो सकता है। आप ये मैं देखिए इसी कि सवाल सर मैं एक इसी सवाल पे एक आने चीज, वाला था हाँ बोलिए जी। कि आखिर सरकार जब राजनीति करती है तो आप देखिए कि बहुत सारे फैसले उसके होते हैं जो हमें साफ दिखाई पड़ते हैं कि किस वजह से लिए जा रहे हैं। जो ये मसला है गुरु नानक देव का, जो उनकी एक तरीके से जयंती के मौके पर, प्रकाश पर्व के मौके पर जाने का है, और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि करतारपुर कॉरिडोर को आप खोलिए। जी, जी सर। तो ये मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी के लिए ये आत्मघाती भी हो सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव को अगर देखें, उसके नतीजों को देखें, तो बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी थी। यानी कांग्रेस पहले नंबर पे थी, आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर थी, और बीजेपी तीसरे नंबर पर थी। अकाली दल को उसने पीछे छोड़ दिया था। तो ये माना जा रहा था कि बीजेपी अब दूसरे नंबर की पार्टी बनने की कोशिश करेगी, खासकर जिस तरह से आम आदमी पार्टी का ग्राफ नीचे गिर रहा है और अकाली दल में स्प्लिट हो गया है, उसके दो टुकड़े हो गए हैं। उसके बाद ये लग रहा था कि पंजाब में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनने की कोशिश करेगी, लेकिन उसने, जिसको कहें, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है बिहार चुनाव की वजह से, या जो भी, या जो राष्ट्र तथाकथित राष्ट्रवादी नैरेटिव बनाने के चक्कर में उसने उस चीज से हाथ धो लिया। अब वो वहां पे क्या स्थिति रहेगी, किस स्थिति में रहेगी, मुझे पता नहीं जी।
आप म्यूट हैं नंदलाल जी। हाँ जी सर। प्रगट सिंह का जो बयान मैं देख रहा हूं कि इससे पहले महाराजा रणजीत सिंह के जो शहीदी दिवस है उसके मौके पर भी जो जत्था जाने वाला था उसको भी सरकार ने रोक दिया था। और आप देखिए पंजाब में जिस तरीके से लोगों ने जो है बाढ़ के समय खुद मतलब खुद मुख्तार हो गए हैं, वो उन्होंने सरकार का मुंह नहीं देखा। तो आम आदमी पार्टी और जो बीजेपी है अ, उसके लिए आप किस तरीके का रुझान देख रहे हैं ग्राउंड पर? जब ये सारी धार्मिक मामलों को अगर हम थोड़ा-सा साइड में रखें, तो वहाँ से क्या रिएक्शन है? देखिए, एक दो चीजें आपने पूछी हैं। रणजीत सिंह की उस पे जाने का, समाधि पे जाने का जो वो था, जत्था था, उसको नहीं दिया। तो हुँ, ये एक इशू है। बहुत सारे सिख लोग, क्योंकि वो अगर सिख राज की बात करें तो अकेले बड़े राजा हैं सिख पूरी परंपरा में, रणजीत सिंह। लेकिन वो इमोशनल मुद्दा नहीं है उस तरह से, रिलीजियस इमोशन उस तरह से नहीं जुड़े हैं जिस तरह से गुरु नानक देव से, या वहाँ के जो गुरु नानक देव के तीर्थ हैं, यानी ननकाना साहेब है, पंजा साहेब है, उससे जिस तरह से लोगों के इमोशन जुड़े हैं उस तरह से इसमें नहीं जुड़े हैं, तो वो उतना बड़ा इशू नहीं बना। लेकिन ये इशू बड़ा बन जाएगा। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि कहाँ देख रहे हैं आप आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को, और वो देखिए बाढ़ आई, बाढ़ में जी। बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत स्पष्ट थी। लोगों को किस तरह से परेशानी हुई। राज्य के पूरे 23 के 23 जिले बाढ़ प्रभावित हो गए। एक बहुत बड़ा हिस्सा उसकी फसल में वगैरह वगैरह बहुत कुछ हो गया। लोगों ने बहुत परेशानियां दी। हुँ, आपने सारी खबरें सुनी होंगी कि बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे लोग, तरह तरह के लोग जो थे किसी तरह से मदद पहुंचा रहे थे, लगातार मदद पहुंचा रहे थे। लेकिन सरकार गायब थी, वहां पे सरकार थी ही नहीं, ना केंद्र हुँ, सरकार और ना राज्य सरकार। अगर इतना दावा कर रही थी आम आदमी पार्टी, अगर कुछ दिन पहले तक देखें कि आम आदमी क्लिनिक उसने पूरे पंजाब में खोल दिए हैं, मोहल्ला क्लिनिक टाइप के खोल दिए हैं, तो फिर क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि जब बाढ़ आई तो बाहर से, दूसरे देशों से, देश भर के डॉक्टर वहां पे मेडिकल शिविर लगा रहे थे। ये जो मोहल्ला क्लिनिक था, इन्होंने उस समय आपदा के समय वे कहाँ गायब हो गए, क्यों नहीं उन्होंने काम किया। अब केंद्र सरकार की बात देखिए, तो केंद्र सरकार ने तो बाढ़ की शुरू में सुध ही नहीं ली। हुँ, सॉरी। जब प्रधानमंत्री एससीओ समिट से चाइना से वापस लौटे, तब तक बाढ़ बहुत बड़ी हो चुकी थी, अब उसको इग्नोर करना संभव नहीं था। तो लौटते ही उन्होंने पहला काम ये किया कि टेलीफोन पर उन्होंने भगवंत मान, यानी पंजाब के मुख्यमंत्री से बात की। जब से भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं, उसके पहले का मुझे पता नहीं क्या हुआ था। पहली बार प्रधानमंत्री ने फोन पे इस तरह से बात की उनसे, और उसके पहले तक कोई केंद्रीय मंत्री भी नहीं बाढ़ के दौरे के लिए गया। और जब प्रधानमंत्री के जाने की तैयारी हो गई तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह गए वहां पे, उन्होंने थोड़ा सा दौरा किया। वो दौरे की वजह से कम, और उनके साथ जो कैमरा टीमें गई थी उसकी वजह से ज्यादा चर्चा में रहा। लेकिन जी। लेकिन जो है, उसके बाद प्रधानमंत्री गए तो उसके बाद कई मंत्री धीरे धीरे गए, कहीं वो हुआ, कुछ एक्टिविटी हुई, कई बयान वगैरह आने शुरू हुए, और प्रधानमंत्री ने मदद की है इसकी, वो भी होने लग गई। तो इसके पहले तक तो केंद्र सरकार वहां अनुपस्थित थी। दूसरे हुँ, संगठन जो थे वो ज्यादा अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे थे, और वो वाकई राहत दे रहे थे। हुँ, यही हाल करीब करीब पंजाब सरकार का भी था। एन वक्त पे जब लगा कि सब कुछ हो गया है और प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं और कृषि मंत्री आ गए हैं, तो अरविंद केजरीवाल भी नाव लेकर निकल पड़े बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। तो ये सब इसी तरह से चल रहा था। तो पंजाब में जो है वो जिनको आप कह रहे हैं खुद मुख्तार होके वहाँ के लोगों ने और देश भर के लोगों ने उसकी, पंजाब की मदद की। लेकिन सरकारें जिस तरह से भूमिका में रही, वो सचमुच चौंकाने वाला भी है और परेशान करने वाला भी है। बिल्कुल सर। और इसी में जब राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन जाते हैं पंजाब, तो आप देखिए कि उनको एक तरीके से कहा जाए कि पहले पंजाब की जो पुलिस है वो रात में परमिशन देती है और बाद में जो है सुबह में
अपना स्टैंड बदल लेती है, उन्हें रोकती है। और वो वीडियो भी वायरल हुआ जो आपने देखा होगा, जब राहुल गांधी बात कर रहे हैं पुलिस ऑफिसर्स से। ये आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है पंजाब में और पंजाब के बाहर दोनों को देखते हुए, इसे कैसे देखा जाए? जबकि पीड़ितों से, बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन जा रहे थे। ऐसा तो नहीं था कि कोई ऐसा मौका हो जहां आप किसी और चीज को लेकर के, सिक्योरिटी और बाकी सारी चीजों को की बात करते हैं और रोक देते हैं। आप इसे कैसे देखते हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी की राजनीति को? देखिए, राहुल गांधी वहाँ जा पाए या उनको नहीं जाने दिया गया, ये एक इशू है, इस पर हम अभी बात करते हैं। लेकिन ना जाने देकर भी जो राहुल गांधी जिस चीज पे एम्फेसिस देना चाहते थे, वो चीज स्पष्ट हो गई। प्रॉब्लम क्या है कि वो जिस गांव में गए थे उसका नाम है मकौड़ा पत्तन। मकौड़ा पत्तन के उस पार 7 गांव है या 8 गांव है, पता नहीं, रावी नदी बहती है, उसके उस पार 8 गांव है करीब, और वो पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। उस पर पुल नहीं है, तो गांव के लोग भी आम दिनों में नाव से ही आते जाते हैं। और वहां कोई नहीं गया, वहां पंजाब सरकार का कोई मंत्री नहीं गया, कोई मुख्यमंत्री नहीं गए, प्रधानमंत्री नहीं गए, केंद्र का कोई मंत्री नहीं गया। मुझे संदेह है कि पंजाब सरकार के कोई ऑफिसर भी वहां गए होंगे। तो राहुल गांधी ने जब ये जिद की कि मुझे उस पार जाना है, उसको उस पार के गांव ही कहते हैं, उस ओस पार पंजाबी में कहते हैं, तो ओस पार के जो गांव थे उसमें जाने की जो जिद थी, उससे ये इशू हाईलाइट हो गया। ये साफ हो गया कि एक हिस्सा है जहां ये लोग नहीं गए, और अब राहुल गांधी चले जाएं तो बड़ी वो होगी, तो इसलिए उनको भी नहीं जाने दिया गया। और उनको ना जाने दिया जाए, इसमें आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार दोनों ने सहयोग भी किया। यानी अगर आप अखबारों की खबर देखें, जैसे दैनिक जागरण की खबर देखें, तो उसके हिसाब से पंजाब सरकार ने फोन किया अमित शाह को, अमित शाह ने फोन किया खड़गे जी को, कांग्रेस अध्यक्ष जो खड़गे हैं उनको फोन किया कि भाई राहुल गांधी को ना जाने दें, उधर सिक्योरिटी रिस्क है। और ऐसे हर मौके पे सिक्योरिटी रिस्क की बात कर दी जाती है। आईबी रिपोर्ट कह दिया जाता है कि आईबी रिपोर्ट है कि बड़ा खतरा है, वगैरह वगैरह। हालांकि आईबी रिपोर्ट अगर ऐसी है तो उसको सार्वजनिक कर देते, दिखा देते, भैया ये आईबी रिपोर्ट है। और आईबी रिपोर्ट बाढ़ वाले दिन वहां लोग तो जा नहीं पा रहे, आईबी रिपोर्ट कहाँ से आ गई ये मुझे नहीं समझ में आया। खैर, और वो जो गांव है वो करीब बॉर्डर से 5-6 किलोमीटर दूर है, जबकि राहुल गांधी डेरा बाबा नानक गए जो करीब 1 किलोमीटर दूर होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। जो जीरो लाइन है वो वहां से 1 किलोमीटर से भी कम है, तो वहां तो आप जाने दे रहे हो, और उन गांवों में नहीं जाने दे रहे हो जो उस पार हैं, जहां क्या हाल है किसी को नहीं पता, किसी अखबार में उसकी खबर नहीं छपी है, कोई नहीं जानता कि वहां क्या है। और अगर वो वहां जा रहे थे तो ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती थी। लेकिन समस्या ये है कि भाई 1.5 साल बाद चुनाव है, उसमें वो राहुल गांधी को एज कैसे लेने दें? तो किसी भी कीमत पे रोकना था। और चूंकि सरकार आपकी है, केंद्र सरकार भी जिस पार्टी की है वो भी नहीं चाहता राहुल गांधी ना जाए, तो आखिर में रोक दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। जी। तो क्या ये वही स्ट्रेटजी है सर जो अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया था पिछले दिनों? और आपको याद होगा वो बयान जो जेल जाने की बात को लेकर के उन्होंने की थी। तो क्या आम आदमी पार्टी पंजाब में राहुल गांधी के बढ़ते कद, उनके औरे को देख करके सहमी हुई है? उन्हें किसी भी कीमत पर जनता से जो जुड़ाव स्थापित करने की कोशिशें हैं वो मौका नहीं देना चाहती? इसको इस तरीके से भी देखा जाए? देखिए, पंजाब जो है अब आम आदमी पार्टी का आखिरी मोर्चा है। बस वही एक जगह है जहां आम आदमी पार्टी कुछ है, उसके बाद दिल्ली में वो खत्म हो गई है और गायब भी हो गई है। और जो पूर्व मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और जो उनके जितने थे वो सब चंडीगढ़ में डेरा डाले हुए हैं, तो दिल्ली से तो वो गायब ही हो गए। तो अब वो उसको बचाना चाहते हैं। लेकिन अब जो राहुल गांधी का बढ़ता कद कह रहे हैं, वो पहले ही बढ़ चुका है। कांग्रेस पिछले लोकसभा चुनाव में ही नंबर 1 पार्टी थी, और जबकि कई तरह की चीजें थे, उस बीच में वो नंबर 1 पार्टी थी। तो
वो तो स्थिति पहले ही बन चुकी है, लेकिन फिर भी राजनीति में कोई जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। तो आम आदमी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, वो नहीं चाहती है कि उनको जो है मौके दिए जाए राजनीति में। तो मौका रोकने के चक्कर में कहीं वो अपना मौका ना गवा दे, ये भी खतरा मौजूद है। जी। मुझे दिल्ली का चुनाव याद आ रहा है जब अरविंद केजरीवाल बयानबाजी कर रहे थे और कुछ रैलियों में राहुल गांधी ने भी आम आदमी पार्टी को सीधे तौर पर धर्मनिरपेक्षता और सेक्युलरिज्म के मौके पर जो है मुद्दे पर टारगेट किया था, सीधे तौर पे कास्ट सेंसस की बातें की थी। और अभी जब दिल्ली का रिजल्ट आया तो उसके बाद सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के लोग जो है कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो क्या ये खतरा है उन्हें कि जिस तरीके से दिल्ली में उनके हाथ से सत्ता निकल गई, अब पंजाब से भी निकल जाएगी, और इसमें राहुल गांधी जो है उनके लिए सबसे बड़ा एक तरीके से आप कहिए कि नहीं नहीं, वही है। दो अलग चीजें हैं। दो अलग हाँ। चीजें हैं। दिल्ली में जो था वो कांग्रेस उतनी बड़ी ताकत नहीं थी इस समय, इस विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस, ये पहले से अगर आप देखें तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, काफी अच्छा रहा, लेकिन उस स्थिति में नहीं थी कि वो निर्णायक भूमिका अदा कर सकती। लेकिन पंजाब में वो लीडिंग पार्टी है, वो नंबर 1 पार्टी है अभी इस समय। तो दोनों स्थितियां अलग हैं। और दिल्ली चुनाव की आपने बात कही तो एक जिक्र जिसका मैंने अपनी स्टोरी में भी जिक्र किया था, तो एक बात यहाँ कहनी जरूरी है। जी। फरवरी के शुरू में पंजाब में ये नियम है सरकारी तौर पे कि बाढ़ राहत के लिए बाढ़ रोकने के उपायों के लिए फरवरी के शुरू में एक बैठक हो जाती है, जिसमें मुख्यमंत्री होते हैं, संबंधित विभागों के मंत्री होते हैं और सचिव होते हैं, और जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट वगैरह से कोऑर्डिनेशन है वो सब होता है, और वो मीटिंग फरवरी के शुरू में हो जाती है। इस साल वो मीटिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो पूरी पंजाब सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ाने में लगी हुई थी। कोई था ही नहीं जो वहां मीटिंग करता। और वो मीटिंग उसके बाद मई में हुई, और मई में तब हुई जब उसके बाद तैयारियों का बहुत ज्यादा वक्त ही नहीं था, क्योंकि अब देखें तो जून के आखिर में तो बारिश शुरू हो गई थी, बाढ़ भी शुरू हो गई थी। हम्म। तो इसलिए ये जो दिल्ली का चुनाव है इसका भी इस खेल में एक भूमिका है, बाढ़ में एक भूमिका है, बल्कि कह सकते हैं। वो नहीं, छोटी हो सकती है। जी। मैं बस ये बताना चाह रहा था सर कि दिल्ली के लिए भी जो है आम आदमी पार्टी कांग्रेस को ही जिम्मेदार मानती, और अब अगर वो तो पंजाब। नहीं नहीं, वो तो ऐसा होता है कि चुनाव के समय, चुनाव के जब नतीजे आते हैं तो जी। कुछ तर्क आपको फेस सेविंग के लिए देने पड़ते हैं। हाँ। तो ये फेस सेविंग वाले बयान थे, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको गंभीरता से लेना भी नहीं चाहिए। अभी बाढ़ की क्या स्थिति है सर, अगर लेटेस्ट अपडेट की बात की जाए, क्योंकि कुछ आ रहा है कि पानी अब शायद कम होना शुरू हो गया है बाढ़ देखिए का। पानी कम होना शुरू हो गया। दो चीजें हुई हैं। एक तो लोकल जो बारिश थी वो कम हुई है। जी। दूसरा, चूंकि हिमाचल में बारिश कम हुई है, इसकी वजह से बांधों से पानी रिलीज नहीं हो रहा। हालांकि कल की खबर ये नहीं, आज की खबर ये है कि चूंकि हिमाचल में बारिश फिर शुरू हो गई है, तो पौंग डैम जो है उसमें खतरे के निशान तक पहुंच गया है। लेकिन लगता यह है कि क्योंकि ये लौटता हुआ मानसून है तो 1-2 दिन 3 दिन तक परेशान करेगा, तो लगता यही है। और धूप निकल रही है, इसलिए पानी थोड़ा सा इवापोरेट भी हो रहा है। तो बाढ़ की स्थिति ये है। लेकिन बाढ़ जब होती है तो तत्काल राहत वाली बहुत सारी आपदाएं होती हैं, तत्काल लेकिन बाढ़ जब गुजर जाती है या पानी जब कम हो जाता है, तो जो स्थितियां होती हैं वो बड़ी भयावह होती हैं, और उस समय कोई राहत देने वाला भी नहीं होता है। तो अब जो है वो पूरी जिम्मेदारी पंजाब सरकार की ही होगी। वहाँ पे खेतों की जो हालत है, अगली फसल हो पाएगी नहीं हो पाएगी, वहाँ जो बीमारियां फैल रही हैं उनका क्या होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गए हैं, सड़कें टूट गई हैं, 300-400 से ज़्यादा सड़कें टूट गई हैं ऐसी खबर है। स्कूल टूट गए हैं, बहुत सारे स्कूल हैं जिसमें पानी अभी तक भरा हुआ है। तो पढ़ाई फिर से कैसे शुरू होगी? तो ये बहुत बहुत सारी चुनौतियां हैं जो बाढ़ के बाद की चुनौतियां होती हैं।
और जो सरकार राहत के समय में सक्रिय नहीं रह पाई, वो अभी सक्रिय होकर बहुत कुछ कर पाएगी, ये उम्मीद नहीं बन पा रही है। दिक्कत ये है जी। बहुत शुक्रिया सर आपका। पंजाब पर हमने काफ़ी विस्तार से बात की और आपने जो ज़रूरी बातें हैं, जो बाढ़ के बाद की स्थितियां हैं, वो भी दर्शकों को बताया। तो पंजाब पर और पूरे देश की राजनीति पर आपके साथ आने वाले दिनों में हम लगातार बातचीत करते रहेंगे और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज़ के यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें। और हम लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं कि इस जो हमारा वीडियो का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जाए। हरजिंदर सर से आपकी हमेशा बड़े मुद्दों पर बातचीत होती रहेगी। हम आपके सवालों को भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में आपके जो सवाल हैं वो ज़रूर लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज की इस बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।